सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। तो बच्चों, जेनिक अनस्टॉपेबल पे आज आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सीटीक्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है उसका फर्स्ट लेक्चर है। ये फर्स्ट लेक्चर में बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरा आपको हम रोड मैप बताएंगे, जिसमें मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो हम गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। फिर उसमें भी मैं आपको कुछ चीजें समराइज करूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लास्ट 8 to 10 ईयर्स। अगर आप लास्ट 8 to 10 ईयर्स के पेपर्स देखोगे तो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। ओके, और कौन से टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए वो वन बाय वन जैसे जैसे सीरीज आगे प्रोसीड होगी वो भी मैं आपको हर लेक्चर में गाइड करता जाऊंगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है जिसमें मैं आपके सारे टॉपिक्स आज डिस्कस करूंगा और डिटेल में ये जो लिस्ट है वो पूरी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थ्रू आउट दी सीरीज ये आपको काम आएगी। इनके सीरीज एंड होता है तो उसके बाद भी ये जो आपका रोड मैप पे पूरा काम आने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा बच्चों कि कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। होता क्या है, गेट का जो सिलेबस है, ओके, गेट का सिलेबस पूरा डिटेल्ड फॉर्म में नहीं लिखा होता, डिटेल्ड फॉर्म में वो नहीं लिखते। फिर होता क्या है, बच्चे जो टॉपिक्स उसमें मेंशन होते हैं वही पढ़ के जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन तो मतलब जिस पार्ट से आया है वो पार्ट तो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय मतलब गेट ऐसा मान के चलता है कमिटी कि आप अंडरस्टूड हो कि ये मैंने एक टॉपिक लिखा है, उस टॉपिक का एक सब टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूं एक, जैसे कि अगर आप गेट एग्जाम में कैलकुलस का सिलेबस देखोगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो उसमें लिमिट्स नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो बच्चे बहुत बार मुझे डाउट करते सर क्या लिमिट्स पढ़ना है, क्योंकि वो तो सिलेबस में है ही नहीं। ओके, लेकिन आप खुद थोड़ा सोचिए, खुद थोड़ा दिमाग लगाइए, भैया जब आपको लिमिट्स ही नहीं पता होगा तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप कैसे पढ़ोगे? लिमिट का बेसिक फंडा ये, सॉरी, कॉन्टिन्यूटी का बेसिक फंडामेंटल से लिमिट्स, अगर आपको लिमिट्स ही नहीं आता तो कॉन्टिन्यूटी नहीं समझ सकते, आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझ सकते। तो ऐसे जो इंटरलिंक टॉपिक्स हैं ये आपको जरूरी पढ़ना ही है। समझ में आई इतनी बात? चलो फिर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो ये रोड मैप है, ये जो बच्चे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेट की कोई एग्जाम के लिए जहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो आप ये लेक्चर सीरीज फॉलो कर सकते हो ब्लाइंडली, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ओके, तो हमारा बच्चों है क्या यहां पे, चलो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा यहां पे क्या है, हमारा गेट ईएससी, और मैंने बोला कोई भी आपकी स्टेट एग्जाम हो तो आप ये वाला सीरीज रेफर कर सकते हो। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया, यहां पे देखो तीन ब्रांच पे मैंने फोकस किया है, ईसी डबल ई आई एन। तो ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया है, कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ये मैथ्स की सीरीज रेफर कर सकता है। क्योंकि जैसे कि, लेकिन क्या होता है, जैसे कि आप मैकेनिकल ब्रांच में देखोगे तो मैकेनिकल ब्रांच में ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल मेथड्स भी है, वो यहां पे हम डील नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो ईसी डबल और आईएन के सिलेबस से निकल चुका है। आईएन के सिलेबस में अभी भी न्यूमेरिकल मेथड्स है, लेकिन ट्रांसफॉर्म थ्योरी तीनों में से निकल गया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म थ्योरी आप ऑलरेडी ये तीनों ब्रांच के स्टूडेंट सिग्नल एंड सिस्टम्स में पढ़ते हैं। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने यहां पे तीन ब्रांच मेंशन की है स्पेसिफिकली, लेकिन कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट ये सीरीज फॉलो कर सकता है। और हम इसमें क्या देंगे बच्चों? सीटीक्यू, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और उसी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। इसलिए जो हमारी ये सीरीज है उसका नाम क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, सीटीक्यू। अभी से मैं यूज करूंगा सीटीक्यू। आई इतनी बात समझ में? चलो फिर अभी हम चैप्टर 1 का डिटेल सिलेबस देखते हैं। यहां पे हमारा चैप्टर 1 क्या होगा? यहां पे लीनियर अलजेब्रा। ओके, चलो बच्चों ऊपर बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा पहला चैप्टर बच्चों क्या है? पहला चैप्टर आपका है यहां पे, चलिए मैं यहां पे इसको हटा देता हूं पहले।
ओके पहला चैप्टर यहाँ पे क्या है आपका, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में देखो कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने, मैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस बता रहा हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी टॉपिक्स में यहाँ पे मेंशन करूंगा जो कि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके तो पहले हमारा चैप्टर क्या है, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में बच्चों यहाँ पे क्या है, पहले पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा आता है। अभी आप बोलोगे सर मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब क्या, मैट्रिक्स अलजेब्रा में मतलब जैसे आप पढ़ते हो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनवर्स, फिर आप क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट्स। ओके फिर आप क्या पढ़ोगे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये सब चीजें कवर होती है मैट्रिक्स अलजेब्रा में। फिर उसके बाद आएगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स दिया गया उसका रैंक कैसे निकालते हैं। ओके फिर आता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक से ज्यादा अगर लीनियर इक्वेशंस हैं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। फिर आपका आएगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स में हम उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ओके फिर आपका आएगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। फिर लास्ट में आता है स्पेन, बेसिस एंड डायमेंशंस। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ। अभी बात आती है, ये तो डिटेल सिलेबस मैंने आपको बताया, लेकिन आपको कौन से टॉपिक्स पे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा फोकस करना है। अगर आप लास्ट के 8 के 10 साल के पेपर उठा के देखोगे, ओके तो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, वो है ये वाला टॉपिक, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके ये जो बच्चों 3 टॉपिक्स है, और इसमें एक और जोड़ लीजिएगा आप जो कि मैट्रिक्स अलजेब्रा का पार्ट है, डेट इज डिटर्मिनेंट। क्या है बच्चों, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी आपको यहां पे पढ़ना है। ये चारों टॉपिक्स पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक हो डबल ई या ईसी की, अगर नहीं है तो आप जेनिक एजुकेशन की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक परचेस कर सकते हो, जो कि मार्केट में बेस्ट पीवाईक्यू डबल ई की अवेलेबल है। ओके ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं या अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। ओके तो डिटर्मिनेंट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये 4 टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और दूसरी बात, लास्ट के अगर आप 5 साल के गेट के पेपर्स देखोगे तो समझ लो लास्ट 5 साल में टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो उसमें से 23% ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन हैं वो लीनियर अलजेब्रा से पूछे गए हैं। कितने, 23% क्वेश्चंस। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ। तो इससे ही पता चलता है कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ओके ये जो आपका चैप्टर है कितना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो बढ़ते हैं अभी दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके कितना बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो डिफरेंशियल इक्वेशंस पे हम अभी ध्यान देते हैं। तो यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम इसको यहां पे पूरा यहां पे क्लियर कर देते हैं इसको। ओके तो यहां पे देखो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या है, बहुत ही आसान चैप्टर है। लीनियर अलजेब्रा भी आसान चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन उससे भी आसान चैप्टर है। ओके तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ओके और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको बोलेंगे, कौन सी कंडीशंस मैच करेंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, वो हम सीखेंगे। ओके फिर जो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो गेट का सिलेबस है, उसमें हमको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पे फोकस करना है बच्चों। ओके उसके बाद क्या आता है, कॉची यूलर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशंस इन डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे। ओके उससे थोड़ा प्रोसेस आसान हो जाता है। फिर लास्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी ये तो हो गया डिटेल सिलेबस, लेकिन अगर मैं गेट की बात करूं, ओके लास्ट के आप 8-10 साल की देखेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे तो कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहां पे ये वाले जो 2 टॉपिक्स है, मैं यहां पे पेन का कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं। ओके तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं इन पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसमें वेरियस मेथड्स होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ओके दूसरा होता है आपका एम्बेडेड सब्स्टिट्यूशन,
तीसरा आपका होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर का होता है ये, फर्स्ट ऑर्डर का भी होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये फिर चौथा आपका होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ द फॉर्म dy by dx प्लस py is equal to q। ये चार टाइप के इक्वेशन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर आपको यहां पे किस पे फोकस करना है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स पे। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे दो केस आते हैं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, दोनों आपको पढ़ने हैं। तो इन दो टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और जिन टॉपिक्स पे मैं बोल रहा हूं ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं टॉपिक्स के मैं भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? तो ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 2। चलिए अभी आप बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े चैप्टर नंबर 3 पे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है बेटा? कैलकुलस। चैप्टर नंबर 3। अच्छा, इसमें एक मैं और बात बता देता हूं आपको, इसमें एक और बात मैं आपको यहां पे मेंशन कर दूं कि लास्ट के अगर 5 साल के मतलब आप देखोगे इसमें क्वेश्चंस गेट के प्रीवियस ईयर, तो उस टोटल मतलब 7% क्वेश्चन आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में से पूछे गए। मतलब अगर 100 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन ही डिफरेंशियल इक्वेशन में से पूछे गए। ये मैंने एनालिसिस किया है डबल ई पेपर का। ओके, डबल ई पेपर का ये मैंने एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं। लेकिन इससे ये बात साबित नहीं होती कि आपको ये चैप्टर इग्नोर करना है। इग्नोर बिल्कुल मत करना बेटा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसा होता है अगर किसी साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो हर ब्रांच में आपको क्वेश्चन दिखेगा, और नहीं आया तो दिखेगा ही नहीं कहीं भी। ओके, इसी में भी नहीं दिखेगा, डबल में भी नहीं दिखेगा, आईएन में भी नहीं दिखेगा। समझ में आई इतनी बात? तो इस चैप्टर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर ये नेग्लेक्ट किया ये क्वेश्चन पेपर में यहां से बिलीव मी बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। ओके, चलिए बेटा चले चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 अपना कैलकुलस, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है। ओके, सबसे बड़ा चैप्टर, लेकिन हमको किस चीज पे ध्यान देना है वो हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, सबसे बड़ा चैप्टर बेटा इसलिए है क्योंकि कैलकुलस से आप गेट के क्वेश्चन देखोगे लास्ट 5 साल के डबल ई के, तो 35% क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं कैलकुलस में से। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आए तो उसमें से 35 क्वेश्चन आपके कैलकुलस में से पूछे गए। आई इतनी बात समझ में क्लियर हुआ? तो कैलकुलस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आगे आएगा वेक्टर कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में बेसिक्स पहले आपको पढ़ने, फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अगर फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स में आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आगे का कैलकुलस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आपको पढ़ना है लिमिट्स, फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। ओके, फिर कर्व शेपिंग आपको पढ़ना है। कर्व शेपिंग में करोगे कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये कर्व शेपिंग में आता है। फिर मैक्सिमा मिनिमा इन वन वेरिएबल, फिर टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज। ओके, ये आता है टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज। यहां पे आपका खत्म होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। फिर आपका आता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या पढ़ोगे? इनडेफिनेट, डेफिनेट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन और लेंथ ऑफ द कर्व। ओके, लेंथ ऑफ द कर्व, ये टॉपिक्स आपको बच्चों कवर करने हैं। अभी बात आती है कि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछोगे लास्ट के मतलब 5 से 8 साल के पेपर पे फोकस करोगे, तो यहां पे जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो क्वेश्चंस यहां पे ज्यादा टारगेट होते हैं वो एक ये टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दूसरा मैक्सिमा एंड मिनिमा इन वन वेरिएबल। आप जो यहां पे परसों से आपके वीडियोस, कल से जो आपके कल परसों अभी जो वीडियो सीरीज स्टार्ट होगी उसमें आप भी देखोगे, आप भी ये बात नोट करोगे, जो टॉपिक्स में यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं उन्हीं टॉपिक्स के मैं ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं वीडियोस में। ओके, ठीक है। और ये जो इंटीग्रल कैलकुलस है बेटा, इंटीग्रल कैलकुलस में अभी के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। समझ में आई इतनी बात? मैं भी बहुत क्वेश्चन इस पे आपको सॉल्व कराऊंगा, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस सीरीज में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, गेट के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, और उन सॉल्यूशंस के थ्रू मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला हूं, स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वेक्टर कैलकुलस में ये आ गए हम कहां पे बच्चा? वेक्टर कैलकुलस में। ओके, ओके, मल्टीवेरिएबल कैलकुलस भी है, मैंने इसको अलग बना दिया है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को, इसको भी हम देख लेते हैं मल्टीवेरिएबल कैलकुलस को। ओके, तो यहां पे देखो मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, फिर हम वेक्टर कैलकुलस में आएंगे। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में क्या क्या आता है वो देखो, इसमें भी हम लिमिट्स पढ़ते हैं। मल्टीवेरिएबल फंक्शन क्या होता है वो देखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर थ्योरम, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन टू वेरिएबल्स, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर्स, ओके, डबल इंटीग्रल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जैकोबियन, ट्रिपल इंटीग्रल्स। ओके, आपने बोला सर इतने सारे टॉपिक सिर्फ
मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, और यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल्स भी है, टोटल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन सर क्या सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे? अगर टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो प्रिसाइजली मुझसे पूछोगे तो ये जो सी वाला पार्ट है, कैलकुलस मैंने 4 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है, ए बी सी डी, ये सी वाला जो पार्ट है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो गेट एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, वो बेटा ये वाला है, डबल इंटीग्रल्स। ओके, डबल इंटीग्रल्स आई इतनी बात समझ में? डबल इंटीग्रल्स, और उसमें ही ये टॉपिक आता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आप देखोगे वीडियोस में भी, मेरे बहुत सारे जो वीडियोस है वो यहीं से आएंगे, क्योंकि वो बाकी के जो टॉपिक्स है उनमें से गेट में पीवाई कितने पूछे ही नहीं गए हैं। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ओके, आ जाओ बेटा वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस में क्या हम पढ़ेंगे? वेक्टर्स और उसके प्रॉपर्टीज, जो कि गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे पढ़ना है, टाइम है तो पढ़ो, नहीं तो आप बोल रहे हो कि सर बस मैं एक ऐसा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करना चाहता हूं, उसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वेक्टर कैलकुलस में कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। ओके, कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या बेटा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, फिर स्टोक्स थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस थ्योरम भी, ग्रीन्स थ्योरम भी आपका इंपॉर्टेंट है। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा ये बात? तो वेक्टर कैलकुलस में क्या इंपॉर्टेंट है? कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर आपका क्या आता है? ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका क्या आता है? लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स आप पढ़ोगे स्टोक्स एंड डाइवर्जेंस में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ ये बात? ओके, बड़े आगे वो जो मैंने आपको 35% बताया, इसका मतलब क्या है? लास्ट 5 साल में डबल में गेट मैक्स के 100 क्वेश्चन आए, तो उसमें से 35 क्वेश्चन कैलकुलस से आए। कैलकुलस मतलब एबीसीडी चारों पार्ट को कंबाइन करके। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी कौन सा ये चैप्टर नंबर 4, डेट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो चलो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे आते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे आते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप देखोगे जो पिछले 5 साल के गेट के पीवाई क्यू है डबल ई के, तो आप देखोगे 21% जो क्वेश्चन है वो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आए हैं। 21% क्वेश्चन आपके कॉम्प्लेक्स, मतलब 100 में से 21 क्वेश्चन आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। 100 ऐसे ही नंबर ले रहा हूं, 100 ऐसे ही नंबर ले रहा हूं आपकी एजम्पशन को इजी करने के लिए। ओके, तो इसमें बेटा क्या पढ़ना है? वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन हम कैसे करते हैं, लाइन इंटीग्रल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं वो हमें समझना है यहाँ पे, फिर कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड फॉर्मूला क्या होता है, फिर टेलर सीरीज एंड लॉरेंस सीरीज। टेलर सीरीज लॉरेंस सीरीज ये 2 साल ही हुआ है इस टॉपिक को ऐड किया गया है। आई इतनी बात समझ में? अभी आप बोलोगे सर इसमें से भी बताइए ना जरा कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आपने 3 चैप्टर्स में तो बता दिए, जरा इसमें भी थोड़ा बता दीजिए। तो इसमें बेटा मैं अगर आपको बोलूं तो आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एंड फॉर्मूला। मतलब मुश्किल से ही कोई भी साल ऐसा जाता होगा जहां पे गेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं तो फिक्स है कि भाई इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही। या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है या तो इस टॉपिक से, एनालिटिक फंक्शन एंड सीआर इक्वेशन से। इन दोनों टॉपिक्स में से प्रोबेबिलिटी होती है कि 90% क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों टॉपिक्स पे आपको बहुत ही ज्यादा क्या करना है बेटा? फोकस करना है। और मैं गेट के पीवाईक्यू भी सीटीक्यू सीरीज में आपको इन्हीं टॉपिक्स के ज्यादा करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस है गेट के पीवाईक्यू इन्हीं टॉपिक्स से ज्यादा मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं भी वही आपको ज्यादा करवाऊंगा। आई इतनी बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो आगे बेटा बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चलिए चैप्टर नंबर 5 पे हम जाते हैं। ओके, चैप्टर नंबर 5 पे बेटा। चैप्टर नंबर 5 क्या है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, जो कि है प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी। तो आप जो मैं आपको बता रहा था, ओके, तो गेट के अगर पिछले 5 साल के पेपर देखोगे डबल ई में, तो 14% वेटेज किसका है? प्रोबेबिलिटी का 14%। लेकिन इसको आप हल्के में मत लेना। प्रोबेबिलिटी के 2 फायदे हैं। 2 कैसे? एक तो टेक्निकल पेपर में भी क्वेश्चन आएगा और एक तो एप्टीट्यूड में भी आएगा। लेकिन अभी गेट के जो कमिटी है वो भी होशियार हो गई है। वो करती क्या है समझना,
अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन उसने एप्टीट्यूड में दे दिया तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर टेक्निकल पेपर में नहीं पूछेगा, और एप्टीट्यूड में नहीं है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो फिर टेक्निकल में डाल देगा। ओके, उनको भी इतनी बात समझ में आ गई है अभी। तो प्रोबेबिलिटी में पहले क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या आता है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ओके, सेट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ने हैं। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होता है, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होते हैं, रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, बायोनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये टॉपिक अभी ऐड हुआ है 2 साल पहले। ओके, तो यहां पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी में वैसे कुछ बोल नहीं सकते, क्वेश्चन कहीं से भी आता है, लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। फिर आपका है बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात आई समझ में, क्लियर हुआ। फिर आपको ये भी पढ़ना है कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, तो प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, ये टॉपिक्स बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट है। आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ। तो मैंने यहां पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि जो गेट का सिलेबस है उसका मैंने यहां पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताया है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में भी कौन से सब टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है वो भी मैंने यहां आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो कल की जो क्लास आएगी फर्स्ट सीटीक्यू की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास आएगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे बच्चा, उससे हम स्टार्ट करेंगे हम लीनियर अलजेब्रा से। ओके बच्चों, तो लीनियर अलजेब्रा में जो फर्स्ट में वीडियोस बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं 2 से 3 वीडियो डिटरमिनेंट्स पे, उसके बाद रैंक पे, उसके बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे, फिर सीरीज विल फॉलो अकॉर्डिंगली। ओके, आई इतनी बात समझ में, क्लियर हुआ बच्चों। तो इस सेशन को बच्चों हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कृपया करके जो यहां पे YouTube वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर से कल मैं मिलूंगा नए क्वेश्चंस के साथ डिटरमिनेंट्स के लीनियर अलजेब्रा चैप्टर के। थैंक यू।